दोस्तों नमस्कार। हम तो संसदीय राजनीति के लिए ही जीते हैं और संसदीय राजनीति के लिए ही मरते हैं। हमारी बोली इसी संसदीय राजनीति में चुनाव को देखकर लगती है। इसी चुनाव के दायरे में जीत गए तो ताकत हमारे पास होती है, हार गए तो सारी ताकत छिन जाती है क्योंकि विशेषाधिकार मिलता नहीं है। और इस चुनावी बिसात पर कहीं नजरें अगर 2024 तक चली गई तो फिर यकीन जानिए जो भी चुनाव आज के बाद से यानी कल के बाद से, कल जो राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है उसके मद्देनजर, और उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव है, उसके बाद गुजरात के चुनाव है, फिर कर्नाटक के चुनाव है, फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भी चुनाव है। सारे चुनाव की बिसात 2024 के बिसात पर प्यादों के समान खड़ी है। कौन किसे किस रूप में शह देता है और सारी की सारी लकीरें अगर 2024 में जाकर मिल रही है तो फिर यकीन जानिए आज चुनाव आयोग ने जब राष्ट्रपति पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया तो अब कयास यही लगेंगे, राष्ट्रपति अगला कौन होगा, पुरुष या महिला, ओबीसी या दलित, या फिर हिंदू या मुसलमान, या फिर आदिवासी, कौन होगा। इससे हटकर कुछ नहीं सोचा जाएगा। लेकिन राज्यसभा के लिए कल जब वोटिंग होनी है तो पूरी की पूरी कांग्रेस की बिसात चौकन्नी है। वो जान रही है कि उसके विधायक बिकने नहीं चाहिए। 5 सितारा होटलों में वो कैद है, बीते 1 हफ्ते से कैद है, और 4 राज्य खास तौर पर, उसमें एक हरियाणा है, एक राजस्थान है, एक महाराष्ट्र है और एक कर्नाटक है। सारा खेल इसी के इर्द गिर्द आकर टिक गया है कि भविष्य की लकीर जो 2024 तक जाती है उसमें क्या राज्यसभा चुनाव से शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद तो गुजरात के चुनाव हैं, उसके बाद कर्नाटक के भी चुनाव हैं, और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर कांग्रेस का सफाया हो जाए तो 2024 का रिजल्ट तो 2024 के चुनाव के ऐलान से पहले ही आ जाएगा। है ना कमाल की चीज। लेकिन आइए जरा राज्यसभा चुनाव को लेकर आज जरा उस गणित को समझने की कोशिश कर लेते हैं। आखिर वो कौन सी परिस्थिति होती है कि पार्टियां किसी को भी खड़ा कर देती हैं दूसरे प्रांत से। मसलन सुरजेवाला हरियाणा से आते हैं, लेकिन वह चुनाव कहां से लड़ेंगे, वह लड़ेंगे महाराष्ट्र से। कमाल की चीज है। राजीव शुक्ला उत्तर प्रदेश से आते हैं, चुनाव कहां से लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ से। हरियाणा के भीतर से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के अजय माकन, वो कहां से आते हैं, वो दिल्ली से आते हैं। लेकिन क्या हरियाणा का कोई नेता नहीं है। सवाल कांग्रेस के भीतर की सियासत का इतना भर नहीं है। यकीन जानिए अगर हरियाणा में अजय माकन ना जीत पाए तो फिर नाजुक स्थिति हो जाएगी अपने तौर पर हुड्डा साहब की, जिन्हें सारी ताकत हरियाणा में सौंप दी गई है। अगर गठबंधन नहीं जिता पाया इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र में तो नाजुक हो जाएगी स्थिति गठबंधन में शिवसेना और एनसीपी को लेकर कांग्रेस के मद्देनजर। कर्नाटक में अगर स्थितियां नाजुक हो गई और नहीं जीत पाई कांग्रेस का कैंडिडेट तो फिर नाजुक हो जाएगी डी शिव कुमार की, और सिद्धारमैया अपने तौर पर आगे निकलते हुए दिखाई देंगे। राजस्थान में अगर तीनों कैंडिडेट नहीं जीत पाए कांग्रेस के तो गहलोत कमजोर हो जाएंगे, सचिन पायलट मजबूत हो जाएंगे। क्या वाकई ये संकट सिर्फ कांग्रेस के साथ है या दूसरे राजनीतिक दलों के साथ भी है। मौजूदा वक्त का सच तो यही है कि राज्यसभा चुनाव से लेकर राज्यों के चुनाव तक में कांग्रेस 2024 की तरफ देखती भी है, नहीं भी देखना चाहती है, आंखें बंद भी कर लेती है और कहीं ना कहीं भक्ति भाव में खो भी जाती है। लेकिन आइए एक एक करके परिस्थितियों को आज पलटने की पहले राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर करें। कर्नाटक से शुरुआत इसलिए क्योंकि जो चुनाव पहली बार टकराने वाला है 2023 के शुरुआत में वह कर्नाटक में होना है, और कर्नाटक के भीतर येदियुरप्पा बाहर हो चुके हैं। बीजेपी फिर भी अपनी ताकत के तौर पर वहां मानकर चलती है कि वह जीतेगी। दूसरा सवाल है कि एक नेता चाहता है जेडीएस के साथ हो, कांग्रेस का दूसरा नेता चाहता है नहीं हो, क्योंकि अपने तौर पर डी शिव कुमार का कहना है कि जेडीएस कर्ज उतार दे। कर्ज उतार दे मतलब जब उसके सिर्फ 37 विधायक थे तब कुमार स्वामी को उन्होंने 2018 में मुख्यमंत्री बना दिया था। तो अब आप कर्ज उतार दीजिए और समर्थन कर दीजिए कांग्रेस के उम्मीदवार का जो राज्यसभा में पहुंच जाए। वहां पर बीजेपी के 2 उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने निर्मला सीतारमण और कन्नड़ अभिनेता जागेश को उतारा है। यहां पर बीजेपी के पास 32 वोट एक्स्ट्रा भी है, जो कि लहर सिंह सिरोया जो हैं वह उनके पक्ष में वोट डाल सकते हैं, और इस लिहाज से बहुत कम वोट चाहिए होंगे
बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट को, यानी बीजेपी के 3 कैंडिडेट चुनाव जीत जाएं, इसलिए बीजेपी एड़ी चोटी लगा रही है। कांग्रेस के एक कैंडिडेट हैं जयराम रमेश, 46 वोट उनको तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद दूसरे उम्मीदवार मंसूर अहमद खान, उनके हिस्से में 23 वोट आएंगे, बाकी वोट वह कहां से लाएंगे। और यही स्थिति कमोवेश जेडीएस के साथ है। उसके अपने 32 विधायक हैं, लेकिन कृपेंद्र रेड्डी को, ये कृपेंद्र रेड्डी वही हैं जिन्होंने एक वक्त देवगौड़ा के लिए सीट खाली की थी, तो उनको राज्यसभा बेचने के लिए जेडीएस बेचैन है। उन्हें भी चाहिए कहीं ना कहीं और विधायक चाहिए, यानी कांग्रेस को भी विधायक चाहिए, जेडीएस को विधायक चाहिए। और बीजेपी अपने तौर पर मानकर चल रही है 2 कैंडिडेट तो जीत जाएंगे, तीसरे उम्मीदवार के लिए बहुत कम वोट चाहिए, वह मिल जाएंगे। स्थितियां नाजुक है। जेडीएस और कांग्रेस के भीतर का टकराव सिद्धारमैया और डी शिव कुमार के आमने सामने लाकर खड़ा कर चुका है। सियासत का यह पहला रंग है। दूसरा रंग आपको हरियाणा में दिखाई देगा। हरियाणा का रंग इसलिए मुश्किल है क्योंकि अजय माकन को लाया तो गया और हुड्डा साहब 31 में से 29 विधायकों को लेकर छत्तीसगढ़ चले गए कि इनमें से एक भी अलग ना हो। सवाल है बाकी 2 कौन था। एक किरण चौधरी, जिन्होंने कहा हेल्थ ठीक नहीं है, इसीलिए वह हरियाणा में ही रुक गई। दूसरे कुलदीप बिश्नोई, जो नाराज हैं, चाहते हैं राहुल गांधी उनसे बात करें। कुलदीप बिश्नोई भजनलाल के बेटे हैं। कुलदीप बिश्नोई इस सियासत को समझते हैं कि बने रहने के लिए ताकत पास में होनी चाहिए, हाशिए पर खड़े होकर तमाशा नहीं देखा जा सकता है। और जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया और हुड्डा के करीबी को बना दिया गया तो वो गुस्से में आ गए। वह भी नहीं गए तो क्या वो शिफ्ट करेंगे। सवाल कांग्रेस और बीजेपी से इतर एक तीसरे उम्मीदवार की मौजूदगी का यह है, कार्तिकेय शर्मा। ये विनोद शर्मा के बेटे हैं। कुलदीप शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, उनके दामाद हैं। यह टेलीविजन चैनल से जुड़े हुए हैं, यानी मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं। एक मीडिया हाउस के खिलाड़ी राजस्थान में भी है। यह दूसरे मीडिया हाउस के खिलाड़ी कार्तिकेय शर्मा है, जो विनोद शर्मा के बेटे हैं। यहीं से सवाल खड़ा होता है कि अगर कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी सारे वोट ट्रांसफर कर देती है तो कार्तिकेय शर्मा को ज्यादा वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर यह स्थिति आ जाती है तो यह कांग्रेस की बहुत बड़ी हार होगी अगर अजय माकन हरियाणा से ना पहुंच पाए। हुड्डा की साख है, आने वाले वक्त में भविष्य की राजनीति है, कांग्रेस का भी भविष्य है, लेकिन उसमें कुलदीप बिश्नोई का शिफ्ट होना या किरण चौधरी का दाएं बाएं जाना या फिर इनके अपने कुलदीप शर्मा जो हैं, जो इनके अपने ससुर लगते हैं, उनसे जुड़े हुए कांग्रेसी नेता, ये सारे सवाल हैं अभी। और इन सवालों के अक्स तले एक चीज और जानिए कि कुमारी शैलेजा को नहीं दिया गया टिकट। वो हरियाणा से आती हैं तो उनके अपने करीबी कुछ विधायक भी हैं, वह भी तो कुछ सोच रहे होंगे, वह भी कुछ सोच लेंगे तो फिर हुड्डा की कुर्सी क्या डगमगाने लगेगी। हो सकता है, लेकिन हुड्डा बड़े ताकतवर हैं, पैसे वाले नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उस मुख्यमंत्री काल में रॉबर्ट वड्रा को जमीन को लेकर भी मामला खूब उठा था। तो वह जानते हैं गांधी परिवार को क्या चाहिए और गांधी परिवार भी जानता है कि जो नेता किस रूप में सीट का जुगाड़ कर सके, जिता सके, वह उनके करीब भी होता है और कांग्रेस की ताकत के तौर पर पहचाना भी जाता है। तो यह भी एक अपने तरीके का एक परीक्षण है, क्योंकि बीजेपी की अपनी वहां पर जो मौजूदगी है वो 40 विधायकों के साथ है, कांग्रेस की 31 विधायकों के साथ है। सवाल यह है कि उसके अलावे जन नायक जनता पार्टी है, उसके भी तो 10 विधायक हैं, वो क्या करेंगे। इंडिपेंडेंट भी वहां पर साथ है, वो क्या करेंगे। हालांकि गोपाल कांडा जो हरियाणा लोकहित पार्टी से आते हैं वह खुले तौर पर बीजेपी के साथ है। अभय चौटाला क्या करेंगे, जो खुद भी विधायक के तौर पर हैं। इसीलिए यह सवाल माना जा रहा है कि बीजेपी के एमएलए कृष्णलाल पवार की जीत तो पक्की है, लेकिन उसके अलावे अजय माकन और कार्तिकेय शर्मा आपस में उलझ रहे हैं और विधायकों का खेल यहीं पर चीजों को डगमगा सकता है। यह एक दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति महाराष्ट्र की है। यह गठबंधन की राजनीति का सच है। गठबंधन की राजनीति में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस बहुत साफ तौर पर सबको समझ में आता है। यहां पर 6 राज्यसभा की सीटें हैं जिसके लिए चुनाव हो रहा है। बीजेपी मानकर चल रही है 2 सीट जीत जाएगी, शिवसेना मानकर चल रही है 1 सीट जीत जाएंगे, एनसीपी मानकर चल रही है 1 सीट जीत जाएंगे, कांग्रेस भी मानकर चल रही है 1 सीट जीत जाएंगे, बची 1 सीट।
और यहीं पर खेल होना है। वह सीट महाविकास अघाड़ी के पास आएगी, यानी इन गठबंधन वाले सत्ताधारियों के पास आएगी, या बीजेपी निकाल लेगी। हालांकि स्थिति यह भी है कि स्थिति बिगड़ गई तो कहीं इमरान प्रतापगढ़ी की सीट भी डामाडोल ना हो जाए। लेकिन पहले आइए इसको समझिए कि जो ये एक सीट का मसला है, गठबंधन में अतिरिक्त वोट जो शिवसेना के उम्मीदवार हैं उन्होंने अतिरिक्त वोट देने का फैसला किया है। कोल्हापुर के जिला अध्यक्ष संजय पवार को उतारा और मानकर चले कि इंडिपेंडेंट वोट आ जाएंगे, उनके विधायक के वोट आ जाएंगे और वो चुनाव जीत जाएंगे। बीजेपी ने ही कोल्हापुर के एक दूसरे धनंजय महादिक को उतार दिया। अब सवाल है इंडिपेंडेंट इधर जाएगा या उधर जाएगा, वो किसे वोट देगा, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल, सभी चूंकि 5 सितारा होटल में है, कल सुबह तक बीजेपी ने ताज होटल में ठहराया है, इन्होंने भी 5 सितारा होटल में, यानी समूचा खेल छोटे छोटे राजनीतिक दलों पर अटका और इंडिपेंडेंट पर अटका। छोटी पार्टी का मतलब समाजवादी पार्टी 2 एमएलए, एआईएमएम 2 एमएलए, एमएनएस 1 एमएलए। ये क्या करेंगे? क्या ये वाकई कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर गठबंधन के साथ जाएंगे या बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे? आप कहेंगे लग तो रहा है कि बीजेपी की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। यहीं से सवाल होता है कि दरअसल कांग्रेस का कोई चेहरा महाराष्ट्र में नहीं है। एनसीपी का चेहरा है, शिवसेना का चेहरा है, यानी एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, दूसरी तरफ शरद पवार हैं। लेकिन शरद पवार के करीबी और राजनीति साधने वाले देशमुख जेल में है, नवाब मलिक जेल में है। उनको वोटिंग पावर का इस्तेमाल करने दिया जाएगा नहीं जाएगा, यह विशेष अदालत फैसला करेगी कल सुबह तक। और उसके अलावे जो बीजेपी के 2 लोग हैं जिन्हें पहुंचना है, उसमें एक पीयूष गोयल हैं, दूसरे अनिल बोंडे हैं। एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को पहुंचना है, पहुंच जाएंगे। शिवसेना के संजय राउत को पहुंचना है, पहुंच जाएंगे। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी को पहुंचना है। मामला यहीं आकर उलझ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो उन्हें झटका लग जाए और झटका देने वाले कहीं कांग्रेसी ही ना हो। क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि राहुल गांधी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हैं, तो कांग्रेसियों ने मान लिया है कि आप राहुल गांधी के करीब तभी होंगे जब आप और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लेंगे, यानी देश के प्रधानमंत्री को। सवाल यह है कि राज्य की राजनीति साधने के लिए और गठबंधन के भीतर चीजों को डेवलप करने के लिए जो सियासत चाहिए, उसमें कांग्रेस के नेता बार बार फेल क्यों हो जाते हैं? क्या वो गांधी परिवार से निकटता को ही अपनी सफलता की कुंजी मानते हैं और राज्य में कांग्रेस सफल हो जाए तो लगता है कि फिर उनके हिस्से की जो मलाई होगी वो कोई दूसरा ले उड़ेगा? हो सकता है, क्योंकि चौथा स्टेट इसी बात का प्रतीक है और यह है राजस्थान। यहां पर भी 2 नेता हैं, गहलोत हैं और सचिन पायलट हैं। गहलोत मानकर चल रहे हैं कि दिल्ली से निकलकर जो 3 लोग पहुंचे हैं, उसमें सुरजेवाला हैं, उसमें प्रमोद तिवारी हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उसमें मुकुल वासनिक है जो महाराष्ट्र से आते हैं, विदर्भ से आते हैं। इन तीनों उम्मीदवारों को जिताना उनके हिस्से में आया है कि वो जिता पाएंगे। लेकिन यहां पर सुभाष चंद्रा जब निर्दलीय खड़े हो गए हैं, तब अगला सवाल यह है कि बीजेपी अपने एक कैंडिडेट को तो जिता देगी। यहां पर 4 सीटों पर होना है, 3 कांग्रेस के हैं, 1 बीजेपी का है, मानकर चला जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का तीसरा ना जीत पाए, इसके लिए इंडिपेंडेंट सुभाष चंद्रा जो जी हाउस से जुड़े हुए हैं, जो कि न्यूज का हाउस है, यानी मीडिया हाउस है, उधर कार्तिकेय शर्मा, इधर सुभाष चंद्रा जो पहले हरियाणा से चुनकर आए थे, वह अब चले गए हैं राजस्थान में। यहां पर राजनीति का असल मिजाज यह है कि कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं, लेकिन उससे 108 विधायक में 6 बीएसपी के भी हैं जिनका विलय हो गया। हालांकि बीएसपी सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है कि इनको अधिकार नहीं देना चाहिए। अब उस पर तो कोई फैसला आया नहीं है, तो मानकर चला जा रहा है कि 108 विधायक तो हैं इनके पास। अब सवाल यह है कि 108 विधायक में वोट डालने के बाद 41 यानी 82 वोट डालने के बाद 26 वोट बढ़ते हैं, जो कि चले जाएंगे तीसरे कैंडिडेट के पास, यानी 15 वोट और चाहिए। गहलोत कह रहे हैं 15 वोट आसानी से मिल जाएंगे। 13 तो एमएलए इंडिपेंडेंट हैं, बीटीपी के 2 हैं, सीपीएम 2 है, आरएलडी 1 है। अब सवाल है कि आरएलडी और सीपीएम तो ठीक है, जो बीजेपी के पास नहीं जाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट और बीटीपी की कौन गारंटी लेगा? और दूसरी तरफ सुभाष चंद्रा के पास जब वहां से वोट निकल कर आएंगे, वो तकरीबन वोट 30 वोट हैं, तो उनको कॉम्पिटिवली इमरान प्रतापगढ़ी की तुलना में, इमरान प्रतापगढ़ी, मुकुल वासनिक तीसरे कैंडिडेट हों या प्रमोद तिवारी तीसरे कैंडिडेट हों, जो कैंडिडेट कांग्रेस के होंगे उसकी तुलना में इनको कम वोट चाहिए होगा।
तीसरे कैंडिडेट की तुलना में, क्योंकि सीधे सीधे बीजेपी के 30 वोट मिल रहे होंगे। अब सवाल यहां है, क्या यहां खुले तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग होगी, यानी खरीद फरोख्त होगी और सियासत डगमगाएगी? क्योंकि गहलोत अगर नहीं जिता पाए तीनों को, तो मुख्यमंत्री को लेकर जो सचिन पायलट दावा कर रहे हैं, वो सचिन पायलट का दावा मजबूत हो जाएगा कि देखिए, अपने ही कैंडिडेट को नहीं जिता पाए तो काहे के मुख्यमंत्री। और सचिन पायलट के साथ जो 13 एमएलए शुरू से खड़े थे, वह 13 एमएलए क्या बाट जो रहे हैं कि आने वाले वक्त में इनको कहीं टंगड़ी मारी जाए और सचिन पायलट को सामने ले आया जाए? क्या यह परीक्षा की घड़ी है? ध्यान दीजिए तो दो की परीक्षा की घड़ी, हुड्डा की हरियाणा में और गहलोत की राजस्थान में। टकराव की परिस्थिति कर्नाटक में डी शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच, और हरियाणा से हटकर जब आप चौथे स्टेट जो महाराष्ट्र में जा रहे हैं, गठबंधन का वातावरण डगमगा ना जाए। यानी राज्यसभा चुनाव की बिसात जो है वो कांग्रेस के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है और बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवारों के जरिए उस साख को आगे बढ़ाना चाहती है। जहां बीजेपी के साथ जो आया उसको तो फिर क्या कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। इन 4 राज्यों का अध्ययन करते हुए पांचवी बात जो आपके जहन में तुरंत आनी चाहिए, जिस बात का हम जिक्र करना चाह रहे हैं, ये 2024 को लेकर जो बिसात बिछ रही है, उसमें इन तमाम राज्यों के चुनाव बड़े मायने रखते हैं। राजस्थान के भी, छत्तीसगढ़ के भी। छत्तीसगढ़ में ताकत के साथ हैं तो वहां पर राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, बाहर से गए हुए हैं, लेकिन वहां पर एक सिंहदेव भी जो हैं, जो लगातार चैलेंज करते हैं वहां पर बघेल को। वो कहते हैं हमको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो क्या राज्यसभा चुनाव में वो आगे बढ़ाएंगे लेकिन विधानसभा चुनाव में ढकेल देंगे, या फिर एक टकराव की नई परिस्थिति है, वहां पर एक तीसरे नेता साहू साहब भी हैं? ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी के भीतर की उठापटक भी बहुत नाजुक स्थिति में आकर इस राज्यसभा में आकर खड़ी हो गई है। लेकिन यहां से एक दूसरा सवाल निकलता है। जो राज्यसभा के समीकरण है, लोकसभा में अपने तौर पर बहुमत में बीजेपी है और राज्यसभा के ये समीकरण बतलाते हैं कि इसके बाद राज्यसभा में किसी भी विधेयक को पास कराना बीजेपी के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। और इस बाएं हाथ का खेल का मतलब उससे ठीक पहले राष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ 2 लोगों का साथ बीजेपी को चाहिए, 2 अतिरिक्त लोगों का साथ चाहिए, और उसके बाद वो जिस भी उम्मीदवार का ऐलान कर देंगे वह राष्ट्रपति बन जाएगा। वह 2 लोग हैं, एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की पार्टी और दूसरे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी। इनका साथ मिलते ही 50% पार कर जाती है एनडीए अपने तौर पर, और इनका साथ मिलने में कोई मुश्किल भी परिस्थिति है नहीं, क्योंकि ये दोनों की अपनी सियासत, अपनी क्षेत्रीयता राजनीति के आश्रय चल रही है। और राष्ट्रीय राजनीति का जो ताना बाना बुना जा रहा है, चाहे एनसीपी अपने तौर पर बुने, चाहे ममता बनर्जी बुने, चाहे केजरीवाल बुने, चाहे चंद्रशेखर राव बुने, चाहे शरद पवार बुने, कोई मायने रखता है क्या? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि सभी का निशाना अगर एक ही तरफ है और वो शख्स नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी तो 2024 की बिसात पर राजा की तरह आकर खड़े हैं। वजीर और प्यादे का खेल दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में हो रहा है और इसमें शहमात की परिस्थिति में राजा तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। तो क्या आज के बाद से, यानी कल सुबह जब राज्यसभा में वोटिंग पैटर्न नजर आने लगेगा और उसमें अगर 2 मीडिया हाउस के 2 मालिकान जो हैं अपने तौर पर राज्यसभा पहुंच गए बीजेपी की मदद से, तो फिर इसके बाद बचेगा क्या? और यह कहने को क्या बचेगा कि इन राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव में जीतेगा कौन? यह कोई अबूझ पहेली नहीं है। इस पहेली के पीछे 3 चीजें मैटर करती हैं। एक, पैसा भरपूर मैटर करता है। दूसरा, जो फाइलें हैं वो बड़ी मैटर करती हैं। फाइल का मतलब बहुत साफ है, अगर तो आपने हमारा साथ नहीं दिया तो आपकी फाइल खुलेगी, आपके दरवाजे पर ईडी होगा। और सवाल ये नहीं है कि लोगों ने अपराध नहीं किया, अपराध किया है। मुश्किल यह है कि अपराध करने के बावजूद भी सिर्फ फाइलें खुलती है और ईडी इनके दरवाजे पर जाता है, किसी को जेल नहीं होती है, कोई जेल में नहीं जाता। ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग जो भारत की संसदीय राजनीति का अचूक मंत्र बन चुका है, वह इसी लालसा और इसी उम्मीद और आस के सहारे 5-5 बरस गुजर जाते हैं। तो राजनीति साधने के इस तंत्र के बीच में एक आखिरी सवाल, ये आखिरी सवाल कांग्रेस के साथ भी जुड़ा है और बीजेपी के साथ और भारत की राजनीति के साथ भी।
क्योंकि इस दौर में जब हम चुनाव का जिक्र कर रहे थे तो 2-3 सवाल हर किसी के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। क्या किसी ने भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कांग्रेस को एक क्षण के लिए आप बीजेपी को छोड़ डालिए, अब आप कल्पना कीजिए कि जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, इस देश के जो जेन्युइन मुद्दे होने चाहिए, उन मुद्दों को किसी भी चुनाव में उठा पाने की स्थिति में विपक्ष क्यों नहीं आ पाता है, वो कांग्रेस हो या क्षेत्रीय पार्टियों की पूरी कतार हो। और इस कतार की समीक्षा करते हुए आपको 2 बातों को याद रखना होगा जो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो राजनीतिक प्रयोग 1990 से शुरू हुआ था, अब वो ध्वस्त हो चला है। यानी मंडल का प्रयोग जो शुरू हुआ था वो ध्वस्त हो चुका है। कमंडल की राजनीति ने इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता को ही कमंडल के दायरे में लाकर खड़ा कर 80-20 का खेल शुरू कर दिया है। यानी मौजूदा वक्त के हालात, चाहे दुनिया अपने तौर पर भारत को निशाने पर ले, लेकिन सच यही है, इस 2024 की बिसात पर बीजेपी और मजबूत हो रही है। इसलिए मजबूत हो रही है क्योंकि वैकल्पिक विजन दे पाने की स्थिति में कोई नहीं है। कोई बताता ही नहीं है कि सत्ता में आने के बाद उसके जहन में नेशनलिज्म का क्या आइडिया है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट का क्या आइडिया है, रोजगार देने का क्या आइडिया है। सिर्फ मनमोहन सिंह का नाम लेने से काम नहीं चलेगा और फ्रीडम फाइटर और आजादी का जिक्र करने से इस देश की नई पीढ़ी तैयार नहीं है। इसीलिए चुनाव दर चुनाव की परिस्थितियां ही हर कालखंड में झटके में भारतीय समाज पर हावी हो जाती है और उसके बाद लगता है अच्छा ये चुनाव जीत गया तो यही सही है, वो जीत गया या वो हार गया तो वो गलत ही होगा, क्योंकि कोई विजन नहीं है। विजन लेस पॉलिटिक्स के भीतर में हम राज्यसभा को बनते हुए भी देख रहे हैं और लोकसभा को देख चुके हैं, और यही सारे लोग मिलकर आखिर में उस राष्ट्रपति को चुनने जा रहे हैं जिस राष्ट्रपति को लेकर इस देश में बहस शुरू हो गई है। वो दलित होगा या मुस्लिम होगा, 2024 में लाभ कौन पहुंचाएगा, ओबीसी से काम चल जाएगा या दलित को लाया जाए या पहली बार दोबारा फिर से महिला को बना दिया जाए, कौन है वो? क्या वो केरल के राज्यपाल तो नहीं होंगे जो कि मुसलमान हैं, या फिर वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल तो नहीं होंगी जो कि महिला है, कोई दलित तो नहीं होगा जो झारखंड से आता है, आदिवासी तो नहीं होगा जो झारखंड से आता है। कयास लगाते चले जाइए, लेकिन भारतीय राजनीति के भीतर संसदीय राजनीति का तंत्र लोगों से कोई वास्ता नहीं रखता है और जीत हार ही इस देश की व्यवस्था भी है और शायद संविधान बनाने की कोशिश भी है। कठिन है, त्रासदीपूर्ण है, लेकिन सच यही है। इंतजार कीजिए कल राज्यसभा को लेकर क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।